हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुदेश शर्मा सुदेश भगाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, आपको पता है हम सीटेट, एचटेट और जीके का पोर्शन जो एसएसटी में आता है उसकी हम तैयारी करते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम हमारे लेसन को कंप्लीट करेंगे। मैंने कुल 49 वीडियोस डाल दी है यूट्यूब पर। आप सुदेश भगाना क्लासेस नाम से सर्च कर सकते हैं और जो भी वीडियोस मैंने डाली हैं वो बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी पर बेस हैं। तो मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपका सीटेट, एचटेट, एसएसटी से पास हो जाए तो आप इन वीडियोस को देख लीजिए। हाँ, जिन भी मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। न जाने आपकी एक शेयरिंग किसका भला कर दे। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मित्रों यही मेरा मोटिवेशन है और मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। और आपके इस मोटिवेशन के साथ ही मैं हर रोज़ आपके साथ एक वीडियो डालती हूँ और आप मेरा उत्साह मान लीजिए या फिर इसको कुछ भी मान लीजिए, आप वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो भी आपके मित्र हैं, जो भी एचटेट, सीटेट या बीएड कर रहे हैं या फिर जेवीटी कर रहे हैं, उन सभी को आप ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनसे आपको ना बहुत फ़ायदा होने वाला है और ये बिल्कुल ही एनसीईआरटी पर बेस्ड वीडियो है। तो चलिए मित्रों, कल हमने जो पंडिता रमाबाई थी और जो बाल विवाह था उसके विषय में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जाति और समाज सुधार। ठीक है मित्रों, देखो, राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था। हमने लास्ट टाइम यही पढ़ा था भाई, जो ये लोग हैं ना, जिस भी चीज़ का विरोध करते थे तो उसके लिए ये क्या करते थे, किसी भी ग्रंथ का सहारा लेते थे। तो इन्होंने क्या किया, राम मोहन राय ने जो जाति वाद था ना, इसका विरोध करने के लिए एक बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था। प्रार्थना समाज भक्ति समाज का समर्थक था। क्या था भाई, प्रार्थना समाज है ना, भक्ति समाज का समर्थक। समर्थक क्या होता है, सहायता या उसके साथ रहने वाला। ठीक है। और जिसने सभी जातियों की समानता पर जोर दिया। किसने दिया भाई, प्रार्थना समाज ने सभी जातियों की समानता पर जोर दिया था। कल हमने पढ़ा था प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। यदि आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप इसका आंसर देना और देखेंगे सबसे फर्स्टली किसका आंसर आता है। तो मित्रों, प्रार्थना समाज, इसके विषय में भी हमने कल पढ़ा था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो आप कमेंट करके बताइए। 1840 में जाति उन्मूलन के लिए मुंबई में परमहंस मंडली की स्थापना हुई। कब हुई भाई, 1840 में जाति उन्मूलन, यानी कि जो जाति का जो विरोध होता था ना, कि तुम ऊंची जाति के हो, तुम नीची जाति के हो, उन्मूलन होता है जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। ठीक है। तो ये जो जाति पाति थी ना, इनको खत्म करने के लिए 1840 में मुंबई में एक क्या हो गई, परमहंस मंडली की स्थापना हुई। और इसमें ना बहुत सारे ऊंची जाति के लोग थे जो भोजन और स्पर्श का उल्लंघन करते थे। यानी कि क्या मतलब है इस बात का, जैसे उच्च जाति के जो लोग होते थे ना, वो निम्न जाति के साथ बैठकर भोजन नहीं करते थे, उनको स्पर्श नहीं करते थे। यदि अनजाने में स्पर्श हो भी जाए ना तो फिर वो क्या करते थे, आकर अपना शुद्धिकरण करते थे। शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है कि वो आकर नहाते थे, फिर जैसे भी जो उनके कार्य होते थे उनके साथ वो जल वगैरह छिड़क के अपने आप को शुद्ध करते थे। ठीक है मित्रों, तो इन बातों का है ना, जो ये परमहंस मंडली बनी ना 1840 में, इसमें इसका उल्लंघन किया गया।
फिर 19वीं सदी में है ना ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए। कब खोल दिए गए भाई? 19वीं शताब्दी में। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि 19वीं शताब्दी में निम्न में से किसके लिए ईसाई प्रचारकों ने स्कूल खोले? तो उसमें है ना आदिवासी समुदाय और निचली जाति, ये दोनों हो भी सकते हैं या एक भी हो सकता है, ठीक है। और एक आ सकता है कि उच्च जाति के लिए। तो देखो एक आ जाए निम्न जाति के लिए, एक आ जाए आदिवासी और एक आ जाए उच्च जाति, ठीक है। तो आपको क्या करना है, और ये पूछ लिया जाए निम्न में से किसके लिए स्कूल नहीं खोले गए 19वीं शताब्दी में ईसाई प्रचारकों द्वारा, तो आप क्या करोगे? उच्च जाति को टिक कर दोगे, ठीक है मित्रों। और यदि आ जाए कि ये दोनों में से एक आ जाए और पूछ लिया जाए किसके लिए खोले, तो आप आदिवासी या फिर निचली जाति में से एक मिलेगा उसको ठीक कर दोगे। सीटेट में और एचटेट में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बस बिल्कुल नॉर्मल सा पूछा जाता है। सिर्फ आप ध्यान से पढ़िए और बेहतर होगा कि कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें। और ये नहीं कि भाई आप जो बीएड कर रहे हैं या फिर एचटेट सीटेट कर रहे हैं, जो भाई जीके की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हरियाणा पुलिस हो गया, फौज हो गया, या क्लर्क हो गया, या कोई अन्य ग्रुप हो गया, इनमें भी है ना ये जो कॉमन सी बातें हैं ये पूछी जाती हैं। तो आप अपनी कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे और जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको आप नोट करते चले। इसी समय है ना गरीब लोग नौकरी की तलाश में इधर से उधर जा रहे थे और शहरों की तरफ जा रहे थे ये सब लोग। कुछ लोग है ना असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने के लिए चले गए थे। उस समय पर देश गुलाम ही था, ये आप ध्यान में रखें। और एक जॉन एलेन, क्या है भाई? जॉन एलेन नामक कूली जहाज था, यानी कि जो मजदूरों को ढोने का जो जहाज था उसका क्या नाम था भाई? जॉन एलेन नामक जहाज था। और इसके द्वारा ना भारतीय मजदूरों को मॉरिशस में ले जाया जाता था, ठीक है मित्रों। देखो क्या नाम था जहाज का? जॉन एलेन नामक कूली जहाज था, और जिसके द्वारा है ना भारतीय मजदूरों को मॉरिशस में ले जाया जाता था। वो वहाँ पर क्या करने के लिए जाते थे? मजदूरी या रोजगार की तलाश में वहाँ पर जाते थे। फिर एक शब्द आएगा इस लेसन में, मदिगा। क्या शब्द आएगा? मदिगा। ये देखो भाई एक आंध्र प्रदेश की एक अछूत जाति है। क्या है भाई? एक आंध्र प्रदेश की अछूत जाति है जो पशुओं के शवों को साफ करने तथा चमड़ा तैयार करने, चप्पल जूतियां सीने में माहिर थे। यानी कि ये क्या थे भाई? जैसे ये मोची होते हैं ना हमारे, तो वैसे ही ये क्या थी? मदिगा। तो ये मदिगा कहाँ की है भाई? आंध्र प्रदेश की है और अछूत जाति है। और ये है ना पशुओं के जो शव है उनको साफ करके उनसे चमड़ा बनाकर उनसे जूते बनाती थी, ठीक है भाई। और महार जो समुदाय था, देखो अब ये महार समुदाय किससे रिलेटेड है? हम जो है ना बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि भाई पूरा लेसन ही हम कर रहे हैं, क्योंकि नोट्स के माध्यम से हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही मैं आपको बताती हूँ। ये महार समुदाय वही समुदाय है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, ठीक है भाई। महार समुदाय के बहुत सारे लोग जो सेना रेजिमेंट में नौकरी मिल गई थी, यानी कि जो भी महार लोग थे ना उनको बहुत सारे लोगों को है ना सेना में नौकरी मिल गई थी। और जो दलित आंदोलन के नेता हैं भीमराव अंबेडकर, जैसा मैंने आपको बताया है, इनके पिता भी है ना एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। इनके पिता क्या थे भाई? एक अध्यापक थे। और कहाँ पढ़ाते थे? सैनिक स्कूल में इनके पिता पढ़ाते थे, ठीक है भाई। ये बहुत भाई बहन थे और जो इनकी माता थी उनकी डेथ हो गई थी, फिर इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी।
फिर जो इन्होंने बिल्कुल बहुत सारा सामंजस्य बिठाया अपने घर में, फिर स्टडी की, बहुत सारी समस्याओं को झेला, जैसे कि छुआछूत को क्लास में क्या किया जाता था कि भाई और बच्चों से अलग बैठना पड़ता था। यदि चपरासी न आता, पियोन बोलते हैं जिसको, तो पूरे दिन इन लोगों को प्यासा भी रहना पड़ता था, क्योंकि छुआछूत उस समय पर बहुत ज़्यादा फैल गई थी। तो मित्रों, कोई भी आप इस बात को ध्यान में रखना, कोई भी व्यक्ति सफल हुआ है ना, उसके पीछे यदि उसके जो परिश्रम है उसको देखोगे ना, तभी पता चलेगा हाँ सफलता का मजा क्या है। और कोई भी व्यक्ति सफल हो जाता है ना, फिर उसके छालों को नहीं देखा जाता, सिर्फ उसकी सफलता को ही देखा जाता है। लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कोई लोग बड़े बड़ी पदों पर नहीं बैठे हैं, इन्होंने बहुत परिश्रम किया है, रातों को जागे हैं, जब जाके इन्हें परिश्रम के साथ सफलता मिली है। ठीक है मित्रों, तो आज से ही लग जाइए, और जो अपना लक्ष्य है सिर्फ वही दिखना चाहिए। अर्जुन वाली बात है कि मछली की या चिड़िया की सिर्फ आँख ही दिखाई देनी चाहिए। तो अपने लक्ष्य पर लग जाओ, जागो, उठो जागो, और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। ठीक है, ये भी बताना ये किसने कहा था, कमेंट में आप जरूर बताना मित्रों। तो भाई फिर इसके बाद हम आते हैं एक दुबला समुदाय। देखो हमने एक पढ़ा है मदिगा के विषय में, और एक है दुबला समुदाय। ये ना गुजरात के मजदूर हैं। ठीक है भाई, कौन है? गुजरात के मजदूर हैं, और जो क्या करते हैं, आम की खेती करते हैं। देखो भाई, याद करने का बिल्कुल छोटा सा तरीका है, अच्छा सा तरीका है। मदिगा तो आपको याद कर लेना है भाई, क्या? पशुओं को मारना, मैं से मदिगा और पशुओं को मारना। ठीक है, यानी कि मदिगा क्या होता है, पशुओं को मार के, फिर पशुओं को मार कर क्या करेंगे, उनका जो चमड़ी है उनको साफ करके फिर क्या किया जाएगा, उनके जूते चप्पल बनाए जाएंगे। ठीक है, मदिगा को तो ऐसे याद कर सकते हैं। और एक बात और ये भी याद रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, देखो भाई, मदिगा से मारना, और मारने के बाद क्या आदमी देख पाता है? नहीं देख पाता ना, तो वो क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। तो अंधा से आंध्र प्रदेश। ठीक है, मदिगा जाति है, पशुओं को मारती है, और आंध्र प्रदेश में है। ये आप बिल्कुल आराम से याद कर सकते हैं। फिर आता है दुबला समुदाय। दुबला क्या होता है? बिल्कुल पतले सूखे से होते हैं ना, दुबला। तो भाई ये है ना गुजरात में है। कहाँ पर है दुबला समुदाय? गुजरात में है। और यह क्या करते हैं भाई, ये खेती करते हैं, किस चीज़ की? आम की। देखो भाई, जब भी है ना आम का सीजन आता है ना, तो बिल्कुल ही लोग बहुत ज़्यादा आम खाते हैं। और ये जो दुबला समुदाय के लोग हैं ना, ये बेचारे है ना अपने खेत से इतने आम ढोते हैं, इतने आम ढोते हैं कि ढोते ढोते दुबले पतले हो जाते हैं। ठीक है भाई, ये बात आप याद रख लेना, जिससे आपको बिल्कुल याद रहेगा कि जो दुबला समुदाय है वो आम डो डो कर दुबले पतले हो गए हैं। और ये दुबले पतले यानी कि फिट लोग कहाँ मिलते हैं भाई? ये गुजरात में मिलते हैं। ठीक है, ये आप याद रख लेना भाई। ऐसे ही हमें बातें रिलेट करके याद रखनी पड़ेगी। वैसे तो हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता, बस अपने जो बातें हैं उनको रिलेट कर लीजिए हर चीज़ से, तभी आप याद रख सकोगे और तभी आपको सफलता मिलेगी। फिर एक आता सतनामी आंदोलन। इसकी शुरुआत है ना घासीदास ने की थी। किसने की थी भाई? घासीदास ने की थी। और ये भी क्या करता था? चमड़े का कार्य करता था। ठीक है भाई, जो सतनामी आंदोलन है इसकी शुरुआत घासीदास ने की थी, और ये भी चमड़े का कार्य करते थे। मित्रों, यहाँ तक आपको मैं आशा करती हूँ कि समझ में आ रहा होगा। फिर जो एक पुस्तक आती है भाई, गुलामगिरी। कौन सी पुस्तक आती है भाई? गुलामगिरी। ये है ना निम्न जाति नेताओं, यानी कि जो निम्न जाति के नेता हैं उनमें ज्योतिराव फूले, यानी कि जो पीछे हमने पढ़ा था ज्योतिबा राव फूले के विषय में, इन्होंने ये लिखी थी। और ये है ना इनके प्रमुख नेता थे, निम्न जाति के नेताओं के विषय में लिखी थी।
और ये इन नेताओं में प्रमुख थे। फिर देखो भाई, जो ये ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मणों को आर्यों का वंशज माना गया है। ठीक है, वंशज क्या होता है कि जो आज हम हैं, फिर हमारे बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, ये हमारे क्या हो गए, वंशज हो गए। यानी कि हमारे वंश से जन्मे, वंश जैसे होता है जन्म लेना, ठीक है, उत्पन्न होना, तो वंशज होता है कि एक ही जिस वंश के हैं उसी वंशज बोलते हैं। ठीक है, तो भाई ब्राह्मणों को ना आर्यों का वंशज माना गया था, और ये कहते थे, ये गुलामगिरी में बताया गया है कि भाई है ना, ये जो आर्य हैं ये विदेशी थे। ठीक है, यानी कि आर्य विदेशी थे और इनका फिर यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है, ऐसा ये लोग मानते थे। जो जैसे कि ईसाई प्रचारक थे, उन्होंने भी ऐसा बोला, और ये ज्योतिबा राव फुले हैं, इन्होंने भी ऐसा बोला था। फिर आता है भाई कि भाई ना इनका यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है, और इनका दावा था कि आर्यों से पहले यहाँ क्या था, स्वर्ण युग था। स्वर्ण युग कौन सा होता है भाई, जहाँ पर योद्धा, किसान और ये सब होते हैं, और कोई भी जात पात नहीं होती। यानी कि जो ये जाति पाति का जो श्रेय किसको दे दिया, इन्होंने आर्यों को दे दिया, कि जो आर्य लोग आए ना, उन्होंने ये कुप्रथाएं फैलाई है। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारा देश जो भारत है, इसमें ऐसी कोई भी कुप्रथा नहीं थी जो कि हमारे अहित में हो, यानी कि जो हमारे लिए हितकर न हो। तो ये जो भी कुप्रथाएं फैली हैं, ये विदेशियों ने फैलाई हैं, और इनके पीछे किसी न किसी का हाथ रहा है। फिर क्या होता भाई, 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। ये इम्पोर्टेंट है मित्रों, इसको आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं। ये सीटेट, एचटेट और वैसे जीके के लिए भी ये पूछी जाती है। 1873 में गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी थी, और ये किसके लिए लिखी थी, ये बात इम्पोर्टेंट है, ये बात हर बार पूछी जाती है। ये अमेरिकी दासों के लिए लिखी गई थी। किसके लिए लिखी गई थी भाई, अमेरिका के जो दास लोग थे उनके विषय में लिखी गई थी। और अब भी पीछे भी जो अमेरिका में वो श्वेत और श्वेत के बीच में जो लड़ाई हुई, वो वही लोग हैं जो शायद अफ्रीका से जाकर वहाँ पर बस गए थे, मजदूरी या फिर दास बनाकर ले जाए गए थे, ऐसा कुछ है। और अब पीछे इसी बात पे लड़ाई हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु इन्होंने फेलोशिप मिल गई थी। किन्हें मिल गई थी भाई, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनको अमेरिका जाने के लिए फेलोशिप मिल गई थी। ऐसे ही नहीं मिली थी भाई, इन्होंने बहुत प्रयास किए थे, बहुत अध्ययन किया था, और उससे भी उच्च गहन अध्ययन करने के लिए इन्हें अमेरिका की फेलोशिप मिल गई थी। फिर 1919 में है ना, ये दोबारा भारत लौटे। ठीक है ना, पहले ये गए अमेरिका में, इन्होंने गहन अध्ययन किया, अपनी डिग्रियां हासिल की। फिर 1919 में ये फिर भारत लौटे, और इन्होंने जो उच्च जाति है ना, इनके विषय पर बहुत काफ़ी लिखा। यानी कि जो उच्च जातियां थी, इनके ऊपर इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। मंदिर प्रवेश आंदोलन क्या था कि भाई जो निम्न जाति के लोग थे ना, उनको मंदिरों में एंट्री नहीं करने दी जाती थी। अब आप ही बताइए, क्या भगवान भी ये सोचता है कि ये इंसान निम्न जाति है, ये उच्च जाति है? तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने मंदिरों में प्रवेश करना शुरू किया और लोगों को प्रेरित किया कि आप भी मंदिरों में जाइए। इन्होंने है ना 1927 से 1935 तक 3 अभियान चलाए थे, और तीनों क्या थे, मंदिर में प्रवेश से संबंधित थे। ठीक है भाई, कब से कब तक, 1927 से 1935 तक 3 आंदोलन किए थे इन्होंने मंदिर प्रवेश के विषय में। ठीक है भाई, यहाँ तक मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही कर लेते हैं।
आज ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं आज हमने क्या क्या किया है। आज हमने जो जाति और समाज सुधार के विषय में जो राम मोहन राय है उनके विषय में थोड़ा सा पढ़ा है। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है और फिर जो परमहंस मंडली की स्थापना है ये भाई 1840 में हुई थी। एक जो जहाज़ था जो भारतीय मजदूरों को लेके जाता था उसका नाम था जॉन एलेन, और ये कहाँ पर लेकर जाता था, ये मॉरिशस में लेकर जाता था। मदिगा मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से समझाया है। मदिगा आंध्र प्रदेश की जाति थी और ये चमड़े का कार्य करती थी वही। फिर है दुबला समुदाय, ये गुजरात का है और आम की खेती करता है। घासीदास है, इन्होंने आंदोलन किया था सतना में और ये भी क्या थे, चमड़े का ही कार्य करते थे। फिर जो गुलामगिरी है ये फूले जी की बुक है और ये जो अमेरिका के दास हैं उनके लिए लिखी गई है। ठीक है भाई। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ये 1919 में भारत लौटे थे और इन्होंने है ना 3 आंदोलन किए थे जो कि मंदिर प्रवेश से संबंधित थे। फिर उसके बाद आज गैर ब्राह्मण आंदोलन है उसके विषय में, इनके जो है ना इनमें एक नाम आता है E.V. रामास्वामी नायकर। ठीक है भाई, बस ये याद रख लेना। जो गैर ब्राह्मण आंदोलन है इसमें E.V. रामास्वामी नायकर है। ये क्या होता है कि ये है ना इस जो इन लोगों में शामिल हो जाता है। फिर क्या होता है कि ये एक सभा में जाता है और फिर देखता है कि भाई है ना वहाँ पर भी क्या होता है, ऊंच नीच का जो भेद होता है वो समाहित होता है। फिर ये इनको क्या होता है, इन लोगों से भी घृणा हो जाती है। ऐसा बस ऐसे ही चलता है और इसके विषय में कुछ ज़्यादा नहीं है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपना जो अध्ययन है उसको जारी रखिए, क्योंकि शिथिलता में तो सिर्फ मृत्यु होती है। तो आप अपने आप को गतिशील रखिए, नहीं तो मृत्यु की तरफ चले जाओगे। तो मृत्यु हमें ऐसे ही नहीं लेनी है भाई, कुछ करके जाना है इस दुनिया में, क्योंकि हमें भी हमारी स्टैम्प छोड़नी है। तो चलिए मित्रों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में।